A very good morning to all of you, my dear children. Good morning, everyone. फटाफट वाला एक good morning मुझसे कह देंगे. Good morning, everyone. Yes. So welcome once again to this pre-inter batch. आज specifically जो मैं तुमसे बात करने वाली हूँ it's about how to score good marks in company law. Yes, my subject company law. I'm going to share with you कि कैसे हम एक ऐसा ड्राई सब्जेक्ट जिसको लोगों ने एक टैग लगा दिया है कि इसमें मार्क्स नहीं मिलते, कैसे हम इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं. एंड आई विल टेल यू कि इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम ज़ीरो टू हीरो बन सकते हो एंड 80 मार्क्स टारगेट कर सकते हो, स्पेशली जब 30 मार्क्स का MCQ हो. यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर चिल्ड्रन हु आर प्रेजेंट हियर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाँ जी, तो हमारा जो मेन डिस्कशन है वो ये है कि हम एक थ्योरेटिकल पेपर जिसमें इंस्टीट्यूट हमारा दुश्मन बना बैठा है कि नंबर नहीं देंगे, उसमें हम कैसे नंबर खींच के निकालेंगे, चीन टपाक दम दम. तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. तो मैं तुम्हें सबसे पहले सीधे सब्जेक्ट पर आती हूँ. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस डिस्कशन कि हमारे लॉ के पेपर में 15 चैप्टर हैं. 11 चैप्टर्स फोकस्ड हैं कंपनी लॉ पे और बाकी 4 चैप्टर्स जो हैं वो अदर लॉज हैं. अब अदर लॉज में जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन, फेमा एंड LLP, ये सब तुम ऐसा मान लो कि LLP फाउंडेशन से उचक के आया है और बाकी तीनों फाइनल से उचक के आए हैं. और बाकी कंपनीज एक्ट तो है ही, जिसको तुमने एक छोटे से चैप्टर के रूप में पढ़ा था इन फाउंडेशन, आज वो पूरा 70 मार्क्स का चैप्टर बन गया है. So now you are going to study about companies. तो अब डिस्कशन आज इस बात का है कि हमको लॉ में 80 प्लस टारगेट करना है, तो हम कैसे पढ़ें, राइट? तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी और उससे हम अपनी आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे. देखो, जब हम मेन बैच में पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें कंपनीज एक्ट की पूरी हिस्ट्री कि कंपनीज एक्ट कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, वाई वॉज एन एक्ट नीडेड, जब ऑलरेडी एक एक्ट था 1956 का तो 2013 का एक्ट क्यों बनाना पड़ा, ये सब मैं अलग डिस्कशन करूंगी तुमसे व्हेन वी स्टार्ट द मेन सब्जेक्ट. आज का टॉपिक है कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ये समझ लें कि हमको पढ़ना कैसे है. दैट इज द मेन डिस्कशन ऑफ टुडे. ओके, तो सबसे पहले हमेशा तुम एक चीज़ पे ध्यान दिया करो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है. नंबर 1 थिंग इज कॉन्सेप्ट. तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप तो आराम से हम बना सकते थे, पार्टनरशिप भी खोल सकते थे, तो हमें क्या सूझी, व्हाट वाज इट दैट मेड अस फील कि वी शुड हैव अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी. तो इसके जब तुम वाई में घुसोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें ये हेल्प करेंगे समझने में. तो पहली बात तो ये समझ लो, बिजनेस का स्केल. अगर किसी व्यक्ति को एक छोटी सी पान की दुकान खोलनी हो, एज यू कैन सी, तो यहाँ पर एक इतनी सी लॉजिक है. मुश्किल से जितना सामान इस दुकान में तुम्हें दिख रहा है, 10,000 रुपये के अंदर, 5,000 रुपये के अंदर भी आई वुड से सारा सामान आ गया होगा, इंक्लूडिंग द छोटी सी गुमटी एंड एवरीथिंग. ये व्यक्ति के पास कोई खास रिस्क नहीं है. जितना सामान लिया है वो रूटीन सामान है, बिक ही जाएगा. ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि ये सामान अगर नहीं बिक पाएगा तो वो किसी भी बड़े दुकानदार को बेच के अपने पैसे लेके ख़त्म कर देगा स्टोरी. तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम है, पैसा भी बहुत कम लग रहा है. और बाय चांस ये जो हमारे दद्दू हैं, ऑब्वियसली अगर इनका बेटा दुकान पे नहीं बैठता और कुछ और काम करता है, एनी जॉब और बिजनेस, तो वो अपने बिजनेस को आराम से बंद कर लेंगे. इस सब में उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई. बट 2 मिनट के लिए हम बिजनेस का पूरा स्केल चेंज करते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री, यस, अपने जीके को ऑन पॉइंट कर लो, द बिगेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, 3,000 करोड़ का बजट के साथ बनी हुई रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री. इतना बड़ा एम्पायर खोलने के लिए सबसे पहले चाहिए बहुत सारा पैसा, कैपिटल. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी के पास इतना पैसा कैसे आएगा. सेकेंड, पार्टनरशिप खोलोगे, मैक्सिमम 50 लोग तुम पार्टनरशिप में ले सकते हो. हाउ डू यू थिंक 50 people might be having such a huge amount of money, income tax paid white money. तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन रहा कि लेट अस कलेक्ट पीपल. सबसे थोड़ा 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 उनकी सेविंग लेते हैं,
सबसे थोड़ा थोड़ा लेके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा जिससे हम एक कंपनी खोलेंगे. सो वी डिसाइडेड कि कंपनी खोल लेते हैं. वी विल हैव बिगर कैपिटल. तो आज के बाद जब भी तुम प्रैक्टिस में और तुम्हारा कोई क्लाइंट तुमसे पूछे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो तुम्हें आज का डिस्कशन याद रहना चाहिए कि बिजनेस के स्केल से हम तय कर लेंगे हमें किस टाइप का बिजनेस खोलना है. अगर आवर बिजनेस का स्केल पैन इंडिया रखना चाहता है, कोई अक्रॉस इंडिया लेके जाना चाहता है, बड़ा कैपिटल लगाना चाहता है, रिस्क को लिमिटेड रखना चाहता है, अब इतना बड़ा पैसा तुम लगाओगे तो तुम चाहोगे कि लिमिटेड लायबिलिटी रहे. ऐसा ना हो कि मैंने बिजनेस की कोशिश करने में अपने घर को ही बर्बाद कर लिया. सो यू वुड वांट लिमिटेड लायबिलिटी. यू वुड ऑल्सो वांट कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूं तो अगर मैं कोई लोन लूं तो भाई बिजनेस के फंड से लोन चुक जाए, मेरे घर तक बात ना आए. तो यू वुड वांट सेपरेट लीगल एंटिटी. तो फिर से रिकैप करते हैं, तुम्हें क्या क्या चाहिएगा. यू वुड नीड बिग कैपिटल टू बिग बिजनेस. यू नीड भाई सेपरेट लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, कि भाई मेरा जो जवाबदारी है ना वो लिमिटेड रहे. यू वुड नीड सेपरेट लीगल एंटिटी कि बिजनेस और मेरा घर अलग अलग रहे. बिजनेस के लोन चुकाने के लिए मेरे घर को ना पकड़ा जाए, सेपरेट रहे दोनों इन द आइज ऑफ लॉ. और इस सब के अलावा एक और बड़ी चीज़ सोच के देखो. धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद एकदम प्रैक्टिकली सोचो, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में आपस में नहीं बनी. तो अगर उन्होंने पार्टनरशिप खोली होती और पार्टनरशिप टूट जाती, तो जब एक ही पार्टनर बचता है तो क्या बिजनेस आगे चलता है? नहीं चलता. तो हमको बंद करना पड़ जाता. इतना बड़ा एम्पायर अगर पार्टनरशिप की तरह खोला होता तो इट वुड हैव टू बी क्लोज्ड. तो ऐसा तो नहीं चलना चाहिए था. तो अगर कंपनी है तो कोई टेंशन ही नहीं है. कंपनी तो पर्सन ही अलग है ना. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. तो मेंबर्स स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, कंपनी तो फिर भी चलती रहेगी. तो दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन. तो इन बेनिफिट्स के लिए हम कंपनी खोलते हैं. आज से तुम्हारे दिमाग में ये डिस्कशन रहना चाहिए कि हम कंपनी इसलिए खोलते हैं बिकॉज वी नीड मोर कैपिटल फ्रॉम मोर मेंबर्स. बैंक लोन से काम नहीं चलता. ऐसे लोग चाहिए जो पैसा देके बोले ठीक है अच्छे से बिजनेस करो, जब कमाई हो तब दे देना. यू डोंट नीड दैट प्रेशर ऑफ द बैंक लोन कि ब्याज देना है, ईएमआई भरना है. उस प्रेशर से बिजनेस नहीं कर सकते आप. दैट इज वाई यू नीड पीपल जो आपको शेयर्स वाला पैसा दे दें. राइट. तो ये हो गई पहली बात. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से सुनना. आज के डिस्कशन के बाद तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि मैं कंपनी इसलिए खोल रहा हूँ. थिंक लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ज़्यादा कैपिटल चाहिए, कंपनी खोलना है. लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, कंपनी खोलना है. सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए, कंपनी खोलना है. परपेचुअल सक्सेशन चाहिए, कंपनी खोलना है. ये सारे एडवांटेजेस हो गए. तो क्या हुआ अगर छोटे से 2-3 दिक्कतें भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं. वो क्या है? पहला, कंप्लायंस बढ़ जाएगी. तुम्हें हर चीज़ के लिए अपने माई बाप आरओसी के पास जाना पड़ेगा. छोटी छोटी चीज़ों में पेनल्टी काफ़ी सारी लग जाएगी. और सीक्रेसी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हें अपने अकाउंट्स अपलोड करवाने पड़ेंगे. आरओसी उसको बिल्कुल अपने पोर्टल पे खोल खोल के सबको दिखाएंगे. तो बात समझ में आई? ऑल माई रॉक स्टार्स हु आर सिटिंग देयर इन द क्लास, टेल मी. मैंने तुम्हें 4 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं जो तुमसे कोई पूछे तो माई एप्टियंस विल धर 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 फटाफट टेल मी. Yes, Nandini. Yes, Kritika. Please tell me, what are the 4 pointers why we make a company? What's the first one? More capital. What's the second one? Limited liability. What's the third one? Separate legal entity. And what's the fourth one? Perpetual succession. Yes, ये चीज़ें तुम्हें बिल्कुल परमानेंटली दिमाग में रखनी है. और 3 लिमिटेशंस क्या बोलोगे? भाई देखो, कंप्लायंस ज़्यादा है. यू नीड अ कंपनी सेक्रेटरी, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, काफ़ी सारा काम लगेगा. तो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं, पेनल्टी ज़्यादा लग सकती हैं, और बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, तो आपकी कोई सीक्रेसी नहीं बचती है. सॉर्टेड एवरीवन? सो माय रॉक स्टार्स आर नॉट गोइंग टू बिकम रट्टू तोता. माय रॉक स्टार्स आर गोइंग टू बिकम पीपल हु आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, हु आर एब्सोल्युटली श्योर कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके पीछे का वाई क्या है. सॉर्टेड? यस. तो ये तो हो गई कंपनी. अब बात आई, यस बेटा,
अब बात आई कि इतने सारे तरीके की कंपनीज बनती हैं, हम कौन से टाइप की कंपनीज बनाएं। तो यहाँ पर अब हम और डीपर डिस्कशन में घुसते हैं कि जैसे मैंने तुमसे कहा बिजनेस छोटा है तो हमारा छोटे से पैसे से भी काम चल जाएगा, बिजनेस बड़ा है तो पैसा और ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने लॉ के चैप्टर नंबर 1 पे कूद पड़ेंगे। अब हमारा जो लॉ का चैप्टर नंबर 1 है वो इसी पे फोकस्ड है कि कितनी तरह की कंपनीज हैं। ओके, मैंने जैसा कि तुमसे कहा कि जब अपन मेन सेशन में पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें पूरा हिस्ट्री ऑफ लॉ पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, क्या करता है, ये इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, क्योंकि एमसीक्यू पेपर आता है लॉ में। एक एक बारीकी मैं तुम्हें बताऊंगी, सेक्शन ये कब आया, इतने कब आए, टोटल कितने सेक्शन है, तुम्हारे कोर्स में कितने सेक्शन है, एवरीथिंग। बट अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन है तो इसलिए आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी मेरा पर्पस है कि पढ़ाने का तरीका क्लियर करूँ। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, जिसमें हमको ये समझना है कि हर चीज़ के पीछे का वाई क्या है। जब भी हमको कोई टॉपिक याद ना आए तो हम वाई को याद कर लें तो हमें अपने आप क्लिक करेगा। ओके, देन मैं तुम्हें लॉ के वेरिएशंस बताऊंगी कि एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स क्या होते हैं, केस लॉज क्या होते हैं, एवरीथिंग। जो तुम फाउंडेशन में पढ़ के आए हो वो एक इंट्रोडक्शन था, और अब तुम्हें असली मज़ा आएगा। यू वुड थिंक लाइक अ सीनियर प्रोफेशनल, तब मज़ा आएगा तुम्हें लॉ पढ़ने में। और अगर दिल से लॉ पढ़ोगे ना तो दैट इज़ गोइंग टू बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये मेरा वादा है तुमसे। ओके, मैं तुम्हें हायरार्की बताऊंगी कि कैसे एमसीए क्या होता है एंड हु इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन एवरीथिंग। अभी हम आते हैं कि कितने तरह की कंपनीज हम बना सकते हैं। तो अब तुम्हें एक ब्रॉड बात पता है कि मैम प्राइवेट बना सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं, ओपीसी बना सकते हैं, पर मैम स्मॉल भी तो बना सकते हैं, एसोसिएट भी तो बना सकते हैं, होल्डिंग भी तो बना सकते हैं। तो ठहरो थरा, एक एक करके हम एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। द फर्स्ट कंपनी जो मेंबरशिप के बेसिस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन है इज़ प्राइवेट कंपनी। तो हम सबसे पहले प्राइवेट कंपनी सीखेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या है। ओके, तो नाउ आई सेकेंड बात, कॉन्सेप्ट के बाद यू शुड मेक गुड नोट्स, क्योंकि आज जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें एग्जाम देना है 9 months बाद। सो आई विल बी डिक्टेटिंग द नोट्स इन द क्लास और तुम पूरे लिख के नोट्स बनाओगे। तो मैं सबसे पहला सेक्शन तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ एंड दैट इज 2 subsection 68 प्राइवेट कंपनी। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी 2 subsection 68, क्योंकि हमको पढ़ना है कि हम कितने तरह की कंपनीज बना सकते हैं। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट पता है इतना सा है, आपने डिसाइड तो कर लिया मुझे कंपनी बनानी है। अब आपको ये तय करना है कि मैं प्राइवेट कंपनी बनाऊं या मैं पब्लिक कंपनी बनाऊं। ये 2 ब्रॉड बाइफिकेशंस हैं बेटा। कंपनी तो तुमने तय कर लिया कि बनाना है, अब प्राइवेट बनाऊं कि पब्लिक बनाऊं ये तय करना है, एक बात। अब प्राइवेट में भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि स्मॉल कंपनी बनाऊं कि ओपीसी बनाऊं, ये भी तय करना है ना। इसके बाद डीपर लेवल्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम खुद की कंपनी बनाएं या किसी कंपनी को अपना एसोसिएट बना लें या किसी को अपना सब्सिडियरी बना लें, या फिर हम तो भैया सीधे शॉट मारें और एक फॉरेन कंपनी बना लें विदेश में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले आ रहे हैं प्राइवेट कंपनी। पता है, इंटर का लॉ पढ़ने के बाद ना तुम खुद कंपनी बनाना सीख जाओगे। इतना प्रैक्टिकल लॉ है इंटर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। तो मेरा तो पैशन है ही, तुम्हारा भी ये पैशन और टारगेट बन जाएगा कि मुझे 80+ लाना है। बोलो माय रॉक स्टार्स, यस यू विल बी डूइंग एंड हैविंग दैट पैशन विद मी और नॉट। यस, अब की बार 80 पार लॉ की बात हो रही है। यस नंदिनी, यस कनक, यस विदुषी, बहुत सारे सपने हैं तुम सबके लिए, बहुत कुछ करना है। और इट्स अ वेरी गुड थिंग इज़ कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स में आज से देखा जाए तो 10 months हैं, फोड़ डालेंगे अपन। इतना टाइम अगर तुम्हें मिल गया है ना और तुम जैसा मैं कह रही हूँ वैसे चल रहे हो, फोड़ डालेंगे अपन। दैट्स व्हाट इज़ माय वादा। यस, तो प्राइवेट कंपनी पे आते हैं बच्चों। प्राइवेट कंपनी तब बनाते हैं अपन जब अपन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। 200 लोग हम बस जाएं उनके पास और
शेयर मार्केट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मिल के एक एक से कि हम 200 लोगों के पास तक जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमको आप पैसा दीजिए, दिस इज़ आवर बिजनेस। तो एक छोटे स्केल पर हम प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं। इसमें हम पब्लिक अननोन पीपल के पास जाके पैसा नहीं ले पाएंगे, हम शेयर मार्केट में अपनी लिस्टिंग नहीं करा पाएंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज पर जाके प्रोस्पेक्टस लोगों को इशू नहीं कर पाएंगे। तो मैम फिर हम पैसा कैसे रेज करेंगे? हम एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे बच्चों और उससे बोलेंगे कि आपके पास फंड्स हैं, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट। तो अगर 200 लोगों तक हमें पैसे मिल गए तो हम उस पैसे से स्टार्ट कर लेंगे। ये एक मूल मोटी बात हो गई। ओके बेटू, अब लॉ क्या कहता है? तो सबसे पहले सभी लोग अपना रजिस्टर उठाएंगे और छोटा सा एक सेक्शन लिखेंगे ताकि हम इसका फुल पोस्टमार्टम करके पढ़ें। मुझे आज समय कम पड़ जाएगा, इतना सारा मुझे प्राइवेट कंपनी के बारे में तुम्हें बताना है। लिखेंगे, सबसे पहले तुम लिखोगे 2 सबसेक्शन 68। देखो बेटू, ये तो सेक्शन है और सेक्शन का नेक्स्ट बाइफर्केशन होता है सब सेक्शन। इसके बाद आते हैं क्लॉजेस और सब क्लॉजेस, ये भी अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी तुम लिखो 2 सबसेक्शन 68 क्या कहता है, व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। एक चार्ट बनाओ। एग्जाम में भी आप एग्जामिनर को एक नीट एंड टाइडी चार्ट बना के आते हैं और उसको बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है तो ही और शी इज़ रियली इम्प्रेस्ड कि बच्चा बिल्कुल पढ़ के आया है, रट के नहीं आया है। ओके, तो पहला, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। प्राइवेट कंपनी वो है, हम प्राइवेट कंपनी के फीचर्स पढ़ रहे हैं, फिर आप देख लेना कि आपके ये वाले फीचर्स मैचिंग हो तो ऐसी कंपनी बना लेना। ओके माय रॉक स्टार्स, यस। तो प्राइवेट कंपनी वो है, फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब प्राइवेट कंपनी के सदस्य मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। उसमें 2 बातें लिखो। जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल मेंबर हम मानेंगे। अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि ये इसका क्या मतलब है, मैं बताऊंगी अभी, तुम बस लिखो। जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे और पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज शैल बी एक्सक्लूडेड। बिल्कुल दिमाग लिमिटेड इस्तेमाल, एनर्जी बचा के रखो, अभी मैं इसका पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। तो पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज शैल बी एक्सक्लूडेड। ओके, राइटिंग स्पीड थोड़ी तेज रखेगी मेरी क्लास, बिकॉज हम स्पीड पर भी अभी अटैक करेंगे। आई विल टॉक अबाउट स्पीड ऑल्सो, जो तुमने फाउंडेशन के लॉ के पेपर में देख लिया कि स्पीड कितनी ज़रूरी होती है। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक, यस यस लिखना ज़रूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों की। सो प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज। लिखना ज़रूरी इसलिए है कि तुम उसकी बारीकी को समझ पाओ बच्चों। Prohibits invitation to public for securities, that is shares, debentures, deposits। अब आते हैं, चलो पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। एक एक शब्द को हम ढंग से पढ़ेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी के 3 फीचर्स बताता है। पहला, रिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा बताओ, ये जो रिस्ट्रिक्ट्स वर्ड है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट, इसका मीनिंग क्या है? हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द शब्द रिस्ट्रिक्ट? अब अपन पोस्टमार्टम करेंगे, रोकना, ठीक है। अच्छा, क्या इसका मतलब प्रोहिबिट है? क्या रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट सेम है? क्या रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट सेम है? तो हमें ध्यान नहीं बेटा। कुछ लोगों ने कहा यस मैम, यस मैम, और कुछ ने कहा नो मैम। तो बस ऐसे ही हमको करना है, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन। प्रोहिबिट्स का मतलब होता है निषेध, आप किसी सिचुएशन में नहीं कर सकते वो काम, इट इज़ इलीगल टू डू इट। बट रिस्ट्रिक्ट का मतलब है हम आप पे कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, आपको बस वो कंडीशंस फॉलो करनी है। तो कंपनी लॉ की कंडीशन क्या है? लिखेंगे
कंपनी लॉ की कंडीशन क्या है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 बनाओ, सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ। एक थे मिस्टर अमर, उनके पास 1 लाख के शेयर्स थे जो उन्होंने 2019 में खरीदे थे। अब उनको लगा कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है, तो ये शेयर्स की मीटिंग्स वगैरह मैं कैसे अटेंड करूँगा, हाउ विल आई कीप ट्रैक, आई वांट टू सेल देम। तो वो शेयर्स जो थे वो थे टाटा नैनो प्राइवेट लिमिटेड के, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे। अब क्या करें? तो अगर किसी व्यक्ति को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, गिफ्ट करने हैं, बेचने हैं, तो इतनी सी फॉर्मेलिटी अदा करनी है कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दोज पीपल हु आर रनिंग द कंपनी एक्टिवली, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हमको पूछना पड़ता है कि क्या हम अपने शेयर्स बेच सकते हैं। यदि वो हाँ कहें तो आप बेच दो, यदि वो ना कहें तो ऐसा नहीं है कि आपके पास रास्ता नहीं है, आप आगे बढ़ोगे मेरे साथ कि हम ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। बेटा, ट्रिब्यूनल इज द कोर्ट ऑफ कंपनी लॉ, स्पेशल कोर्ट ऑफ कंपनी लॉ। ओके, तो धीरे धीरे ये शब्द सारे तुम सुनोगे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। ओके, धीरे धीरे। तो बस इसलिए हमने इसको प्रोहिबिटेड नहीं कहा। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है जो आप किसी स्थिति में, कभी दिन के किसी पहर में, किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। लाइक यू कांट गो एंड मर्डर समबडी एल्स, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, राइट। बट आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो इतनी सी आपको बात फॉलो करनी है कि यू जस्ट हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द बोर्ड, राइट माय डियर चिल्ड्रन। तो अब मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं धीरे धीरे कि कितने बारीक पॉइंट्स पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मैं जब तुम्हें इसका एमसीक्यू बताऊंगी ना, तो यू वुड से ओ माय गॉड, जो हमने क्लास में पढ़ा था वही का वही डिस्कशन एमसीक्यू में उतर गया। तो लेट मी टेल यू, यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस कि यू वुड बी स्टडीइंग फ्रॉम द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ लॉ इन इंडिया। इस वक्त जो मेरी एक्सपीरियंस है टीचिंग का और जो मेरी एज है, मुझसे उम्र में और मुझसे एक्सपीरियंस में, अभी कोई भी टीचर मुझसे सीनियर नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा लंबे से पढ़ाती रही हूँ, 25 ईयर्स ऑलमोस्ट टचिंग नाउ। 30 ईयर्स पहले मैंने अपना फाउंडेशन दिया था और 12th पास किया था, एंड 25 ईयर्स हैव बीन इनटू टीचिंग। तो इसलिए मैं समझती हूँ बच्चों के इमोशन कि 12th से निकले जस्ट फाउंडेशन के बाहर आए क्या मन में सोचते हैं, कितना समझ पाते हैं। तो दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स मी कि मैं तुम्हें इस तरीके से बता पाऊँ कि मेरे लॉ का नाम ही है लॉ मेड इजी। बोलो ऐसा है कि नहीं? येस और नो, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, जजमेंट तुम्हें देना पड़ेगा। यस, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। पता है क्यों? इसलिए आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि तुम्हारे साथ ही, इस बैच के साथ ही वी डिसाइडेड टू गो पैन इंडिया, एंड नाउ these the law lectures I will be delivering next week. I have to go to Mumbai at a coaching to give them special lectures. Uske next week I have to go to Nagpur, so I'll be really going pan India now. नहीं, तुम मत घबराओ, तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज सैटरडे संडे ही जाएंगे जी। ओके, तो बेटू ये हो गई फर्स्ट बात, तुमने ड्रॉप कर लिया कि प्रोहिबिटेड वर्ड का मतलब होता है आप कभी नहीं कर सकते, और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड का मतलब होता है आप बोर्ड से पूछ के कर सकते हो। बट यही अगर पब्लिक कंपनी होती तो हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते थे। हो गई ये बात, ठीक है। अब आते हैं लॉट के नेक्स्ट पॉइंट पर, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ये मेंबर्स कौन होते हैं? तो हमने इसका पोस्टमार्टम करके यहाँ लिख लिया, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, उर्दू में, जिस भाषा में तुम्हें लिखना है। 10 सदस्य, जो लोग पैसा देते हैं ना बेटा, शेयर होल्डर्स। अभी तुम छोटे बच्चे हो इसलिए तुम शेयर होल्डर्स कह सकते हो, बाद में तुम समझोगे कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में भी फ़र्क होता है। अभी तुम कह सकते हो द शेयर होल्डर्स। तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं 200, क्योंकि अगर आपने धीरे धीरे 200 से बढ़ा लिए तो फिर तो आपकी पब्लिक कंपनी जैसी हो गई, फिर तो लॉ को आपके ऊपर निगरानी पैनी करनी पड़ेगी। यस, तो आपको मैक्सिमम 200 लोगों का नंबर याद रखना है। यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम जब पढ़ रहे होगे तो आप ग्रीन कलर का एक पेन लोगे हमेशा अपने साथ, और वहाँ लिख लोगे MCQ। इसका मतलब है ये MCQ पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट वर्ड, ये भी MCQ पॉइंट है। इसलिए लिखने को कहा कि जब तुम पढ़ते समय, नोट बनाते समय फोकस पॉइंट्स को क्लियर कर लोगे तो तुम्हें पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें पेपर में
क्लिक करेगा कि अच्छा हाँ, रिवीजन के टाइम भी तुम्हें क्लिक करेगा कि यार यही बात तो मैंने ध्यान से पढ़ी थी, मैम ने यही तो बताई थी। ओके, तो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। अब इसमें दो बातें हैं कि जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। मैं इसके एग्जाम्पल पे आती हूँ। राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, उसके बाजू में है मिस्टर अभिषेक बच्चन, उनके बाजू में है ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके बाजू में है जया बच्चन। इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाइएगा। ओके, सो इन सब ने मिलके सोचा कि यार रिलायंस का एक शेयर खरीद लेते हैं। तो चारों ने मिलके एक शेयर खरीद लिया। जब एक से ज्यादा लोग शेयर खरीदते हैं तो यू कॉल इट जॉइंट शेयर होल्डर्स। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स, अब बताओ, टेक्निकली तो सबके पास 25-25% शेयर आ गया और डिविडेंड भी सबके पास 25-25% जाएगा, तो ये तो 4 मेंबर हो गए। ऐसे हमारे इंडिया में पारिवारिक भाईचारा जो होता है उसको देखा जाए तो 10 लोग मिलके अगर शेयर लगा ले और आप 10 लोगों को गिनने लगो मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, तो पता चला कि 200 की संख्या तो जरा में ही खत्म हो गई। फिर हम ज्यादा लोगों से पैसा कैसे लेंगे? तो दैट्स वाई लॉ ने कहा एक शेयर के अगर को ओनर्स या जॉइंट ओनर्स है ना, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर काउंट करने के लिए हम उन्हें एक मानेंगे। ओके, ठीक है। तो ड्राइंग ऐसी बनाओ कि 4 लोग कहें वाह क्या नोट्स हैं। तो यस, हंसो मुस्कुराओ तो सही, साथ में पढ़ाई भी करो। तो बच्चों 4 शेयर होल्डर्स की ड्राइंग बना लो फटाफट। जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम एक मानेंगे। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग नोट्स साथ में बनाते चल रहे हैं। क्लास के बाद मैं सबसे मोबाइल पे मंगवाऊंगी कि आज की क्लास के नोट्स भेजो, देखते हैं कितने लोगों ने सही नोट्स बनाए। विकर्ष भाई समझ ले गए तुम, अब आ गए ना तुम पकड़ाई में। नेक्स्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज शैल बी एक्सक्लूडेड। अब ये क्या फंडा है? पुराने और अभी के एम्प्लॉइज को हम 200 की संख्या में नहीं गिनेंगे। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? देखो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो एग्जाम्पल काफ़ी पुराना समय का है। पॉइंट नंबर 2 का एग्जाम्पल, ये मेरा अभी एग्जाम्पल नंबर 3 है। सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ, उनका एग्जाम्पल लेके मैं बेस बना के बता रही हूँ। इन्फोसिस कंपनी का नाम तुम सबने सुना है। इन्फोसिस के ओनर थे नारायण मूर्ति, बोलो हाँ या ना? तो नारायण मूर्ति सर ने शुरू में मान लो एक प्राइवेट कंपनी बनाई। उस कंपनी में उन्होंने सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। अब उनकी कंपनी के जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, इनके साथ क्या होता था, ये इनको ट्रेन करते थे। लाख रुपए सपोजिंग मंथ की सैलरी दे रहे हैं, तो एक दूसरा कॉम्पिटिटर था सत्यम कंप्यूटर, वो पता चला उन्हें 1.5 लाख रुपए की सैलरी दे के वहाँ से हटा ले। तो अब उनको लगा कि यार मैं अपने लोगों को ट्रेन करता हूँ और वो लोग दूसरे लोग कॉम्पिटिटर्स उनको ज़रा में ट्रेन करके कहीं और ले जाते हैं। ऐसा क्या करूँ कि ये लोग कंपनी में टिके रहें? तो उन्होंने एक बड़ा दिमाग लगाया, बढ़िया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को शेयर्स दे दिए, जिसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट का मतलब पसीना, इक्विटी का मतलब बराबर की हिस्सेदारी, और स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब अब उनका एम्प्लॉय शेयर होल्डर भी बन गया। प्लीज सोच के बताओ, क्या उनका इंटेंशन उनसे पैसे लेना था या उन्हें कंपनी से जोड़े रखना था? कंपनी से जोड़े रखना था। तो अब जब एम्प्लॉयज़ को शेयर्स मिल गए तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने शेयर दे दिए। 500 प्लस एम्प्लॉयज़ के पास शेयर हो गए, और लॉ कहता है कि आप 200 के ऊपर तो दे ही नहीं सकते। तो उनकी तो पूरी प्लानिंग ही फेल हो जाती। उनका इंटेंशन कुछ और था कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अगर शेयर्स दूंगा तो होगा ये कि सैलरी के अलावा उनको डिविडेंड भी मिलेगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो वो लोग शेयर्स बेच के अपने फ्यूचर में कैपिटल गेन भी कर सकते हैं। तो इस लालच में तो कम से कम टिके रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य तो ये था, और लॉ कह रहा है 200 के ऊपर जा नहीं सकते। तो दैट इज़ वाई लॉ ने कहा ठीक है आप कर लो ऐसा, हम आपके एम्प्लॉयज़ को 200 की संख्या में नहीं गिनेंगे।
अब तुम्हें आज का ये डिस्कशन अगर याद रह गया, बेटा सेक्शन 54 होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, यस। तो अब अगर तुम्हें आज का ये डिस्कशन याद रह गया तो तुम ये मान के चलो कि तुम भूल ही नहीं पाओगे। तुम्हें याद आएगा मैम ने कहा है पास्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना, करंट एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना, और तुम्हें नारायण मूर्ति जी का इन्फोसिस का एग्जाम्पल याद आ जाएगा। तो डिस्कशन क्लास का इतना इम्पॉर्टेंट होता है, हम इससे लर्निंग करते हैं, हमें रटना ही नहीं पड़ेगा, हमें याद आएगा। इतना डिस्कशन एक एक टॉपिक पे होना चाहिए। तो मेरे जो लॉ के लेक्चर्स देखोगे, ऑलरेडी जो लोग इंटर के लिए रजिस्टर करा चुके हैं वो तो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं कि हम इतनी ही डिटेल में सारे सेक्शंस पढ़ते हैं। अगर हम रोज़ सिस्टमैटिक बिना क्लास कैंसिलेशन के प्रॉपर पढ़ाई करते हैं ना, तो इतना टाइम पर्याप्त है कि आप अच्छे से इतना डिस्कशन कर पाओ। तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, हर चीज़ के पीछे के वाई में घुसेंगे। सेकेंड, हम रिटन नोट्स बनाएंगे और ऐसे पोस्टमार्टम करके उसको समझेंगे। तो ये लिख लिया सबने एग्जाम्पल। यस एवरीवन, करंट एम्प्लॉयज़ को हम काउंट नहीं करेंगे। एक और लिख लो वहाँ पर बात, हमने किसी एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए फिर भी कुछ टाइम बाद वो चला गया, तो लॉ ने कहा वो पास्ट एम्प्लॉय हो गया, उसको फिर भी नहीं गिनेंगे। यस हर्षित, दिस इज़ वेरी क्लोज एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ के फैक्ट्स हम कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण बता तो नहीं सकते हैं, बट इट इज़ वेरी क्लोज एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं जोड़ेंगे। बताओ कहाँ तक आ गए? सेक्शन हमने दिमाग में बिठा लिया, 2 सब सेक्शन 68 हमने बिठा लिया। इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, नॉट प्रोहिबिट। मैक्सिमम 200 सदस्य या मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें जॉइंट शेयर होल्डर्स, अमिताभ बच्चन जी वाला एग्जाम्पल, उनको सिंगल काउंट करेंगे। यस, इसकी केस स्टडी आती है बेटा। और पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को हम एक्सक्लूड करेंगे 200 की संख्या में। इसके बारे में मुझे तुम्हें एक पॉइंट और बताना है, अभी बताती हूँ, पहले इस पे आ जाऊँ। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज। बेटू, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, डिपॉजिट्स। ये सब आगे चैप्टर 4 में पढ़ोगे। हम निषेध है, प्रोहिबिटेड है, कभी भी पब्लिक के पास जाके प्रोस्पेक्टस इशू करके हम पैसा नहीं उठा पाएंगे मार्केट से। हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना पड़ेगा, जो एक एक आदमी से मिल मिल के आप करते हो। सॉर्टेड है मेरी बात? लिख ली एवरीवन? हाँ बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हमको फिर जब किसी से मिलना ही अलाउड नहीं है तो हम पैसा कैसे रेज करेंगे? बच्चों, इट्स नॉट मिलना अलाउड नहीं है, शेयर इशू वो नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। आप अपने परिचित 200 लोगों तक तो जा ही सकते हो। यस, तो माई क्लास विल जस्ट इमेजिन 2 सब सेक्शन 68, उसके 3 पार्ट्स। पहला, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, जिसमें जॉइंट शेयर होल्डर्स ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर एंड past and present employees excluded, and prohibits invitation to public for securities। तो मेहनत इतनी शानदार करो कि सक्सेस शोर मचाए, हाँ या ना? तो यहाँ तक पूरी क्लास को क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? आया मजा पढ़ने में तुम्हें? प्राइवेट कंपनी, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। एक सेक्शन है बट अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम इसके अदर फीचर्स लिख लो फटाफट शॉर्ट में, क्योंकि इंटर लेवल पर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो जो चीज़ हमारी बहुत छोटी और ऑटोमेटिक है, बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। FM बस पढ़ने वाले हो, चिंता मत करो। इसके मेरे क्लास के बाद सर की क्लास है, हम दोनों की क्लास थी ना आज, यू कांट से दैट। चलो अदर फीचर्स लिख लो फटाफट। नो मिनिमम कैपिटल इज नीडेड। प्राइवेट कंपनी में नो मिनिमम कैपिटल इज नीडेड। एक ज़माना था जब 1 लाख रुपए लगा के ही कंपनी खुलती थी और 5 लाख लगा के पब्लिक कंपनी, हम लोग जब पढ़ते थे। पर आज की डेट में कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, 1 रुपये से भी आप कंपनी खोल सकते हो। कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड की पूंछ लगी रहेगी, जिससे आप पहचानोगे कि ये प्राइवेट कंपनी है। थर्ड, आपको काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस मिलेंगी, छूट मिलेंगी, रियायतें मिलेंगी, जिससे आप कंफर्टेबली बिजनेस कर पाओ। आफ्टर ऑल ये छोटा बिजनेस है। चौथा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको रखने पड़ेंगे। कितने? अभी पढ़ते हैं। सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3, अभी हम 2 सब सेक्शन 68 पढ़ रहे थे,
अभी हम 2 मिनट के लिए कूद के 3 पे जा रहे हैं। सेक्शन 3 कहता है कि कम से कम 2 लोग तो आपको चाहिए, और 2 सब सेक्शन 68 कहता है कि मैक्सिमम 200 चाहिए। 2 सेक्शन से मिलके हमारा कॉन्सेप्ट बना है। मिनिमम कौन कह रहा है? सेक्शन नंबर 3, और मैक्सिमम कौन कह रहा है? 2 सब सेक्शन 68। सॉर्टेड है ये बात? ओके। और मिनिमम डायरेक्टर्स 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, इसमें से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उस पे आप लिख लो। डायरेक्टर्स का पॉइंट MCQ के लिए आ सकता है, मैक्सिमम मेंबर्स का MCQ के लिए आ सकता है, और मिनिमम सेक्शन 3 से आता है, ये भी MCQ के लिए आ सकता है। बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है तो मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। आज अगर धीरूभाई अंबानी की फैमिली से अनिल अंबानी सोचे मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी है, 50 करोड़ मुझे खुद ही लगाने, कोई लिमिट नहीं है, आप लगा सकते हैं। ओके फाइन। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात सुनो। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, आएंगे सर भी आएंगे, मेरे बाद सर की क्लास है, पेशेंस तो रखो। कैसे कर रहे हो मेरे को कि जल्दी से ख़त्म कीजिए, सर की क्लास है, रुक जाओ। तो ये मैंने तुम्हें बताया। अब एक छोटा सा पॉइंट सुनो। अच्छा चलो, ये वाला जो मेंबर्स का पॉइंट है इसकी ही डिटेलिंग पोस्टमार्टम। मेंबर कौन कौन हो सकता है? फटाफट चार्ट बनाओ, फटाफट चार्ट बनाओ, मेंबर कौन कौन हो सकता है। तो ये जो तुम्हारे मेंबर और शेयर होल्डर्स हैं, ये कौन कौन हो सकते हैं सुनो। माइनर नहीं हो सकता, लिखो माइनर नहीं हो सकता। तो तुम कहोगे मैम हम लोग तो अभी छोटे हैं 18 से बहुत सारे, तो क्या हम किसी कंपनी के शेयर्स ही नहीं खरीद सकते? हियर्स द कैच, तुम डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। तुम्हारे फादर खरीदें और तुम्हें गिफ्ट कर दें वो चलेगा, क्योंकि बेटू डायरेक्ट परचेज करना इज अ कॉन्ट्रैक्ट between the company and that person, and minor cannot enter into a contract. That is why direct purchase नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई घर का व्यक्ति खरीदे और तुम्हें गिफ्ट हो दे, या कोई बहुत बड़े तुम्हारे बुजुर्ग रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हुई और उनके कारण तुम्हारे पास वो विल में लिख गए कि इस बच्चे को शेयर दे दो, तो मिल सकते हैं। ओके, तो मेंबर कैनॉट बी अ माइनर, ये पहला पॉइंट लिख लो। Member cannot be unsound mind person and he cannot be disqualified by law. तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि disqualified by law कौन होता है? Insolvent, alien enemy और any person like a criminal. ये लोग नहीं हो सकते हैं कंपनी के मेंबर। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में इसलिए लिखो क्योंकि ये पॉइंट सारे MCQ पॉइंट्स हैं, तो जिस चीज़ को जितनी ज़रूरत है उतना ही टाइम देंगे। डिटेल में पढ़ने का ये मत नहीं है मतलब कि हम टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, फिर लिखो मेंबर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। एनी मेंबर कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो एंड ही कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो एंड ही कैन बी अ कंपनी ऑल्सो। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स बिल्कुल खरीद सकती है। सो मेंबर कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो, डेफिनेटली हैज़ टू बी अ मेजर। Can be a company also. He can be a foreigner also. Foreigners इंडिया में आके कितना पैसा लगाते हैं, यही तो जरिया है FDI आने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मुझको बताओ तुमने कौन से लॉ में पढ़ा था कि फॉरेनर कैनॉट बी पार्ट ऑफ दैट एंटिटी? कैन somebody tell me? Can somebody tell me? Can somebody tell me? Yes, partnership. Yes, you heard it right. Yes, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में फॉरेनर आके पार्टनर नहीं बन सकता है। ये आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, है ना बेटू? तो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखो कि पार्टनरशिप में एक फॉरेनर आके पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ इंडियंस ही पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर बन सकते हैं, बट मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन बी अ फॉरेनर। ओके, ही कैन बी अ आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? माय क्वेश्चन, क्या एक पार्टनरशिप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? माय चिल्ड्रन आर सेइंग नो। वेरी गुड। क्योंकि बेटा
वो एक तरह की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दैट इज़ वाई अगर शेयर्स खरीदने की इच्छा है तो पार्टनर्स जॉइंट नेम से खरीद सकते हैं, अपने नाम पे खरीद सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म के डायरेक्टली नाम पे नहीं खरीद सकते हैं। ओके, तो ये सारे एमसीक्यू बेस्ड पॉइंट्स हैं। जब भी एमसीक्यू का पैटर्न 30 मार्क्स का एमसीक्यू है बेटा, 15 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, तो 30 मार्क्स तुम्हारे बिल्कुल पक्के हैं अगर तुमने ऐसे पोस्टमार्टम करके पढ़ा है। और तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से पॉइंट्स को हिट कर रही है, तो मैं तुम्हारे नोट्स में पहले ही वो लिखवा दूंगी कि तुमको उसकी टेंशन ना लेनी पड़े। बट जितना मैंने कहा है उसमें कोई मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, जितना कहा है उतना पूरा करना है। पहले मैंने बोला कॉन्सेप्ट समझना है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नोट्स बनाए, नोट्स बना के एक एक पॉइंट को बारीकी से डिस्कस किया। डिस्कशन के बाद किस पे से क्वेश्चन आ चुका है वो मैंने क्लास में बोला, तो तुमने वहाँ पे क्यू 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 लिखा, जिससे तुम्हें ये क्लैरिटी हो। बिल्कुल, फिर मैं तुम्हें कुछ पेजेस बताऊंगी कि ये चीज़ तुम्हें एपीटी के बुकलेट से पढ़नी है। सुनो बेटू, एक और चीज़, ये अपनी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। मॉड्यूल बेटा गीता ग्रंथ और कुरान है, बट अपने पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि हर चीज़ मॉड्यूल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने, ये भी तुम्हें खुश होने वाली बात है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही ऑसम नोट्स बनाए हैं। ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स में जो जो काम की बातें हैं फ्रॉम द मॉड्यूल एंड फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस, ये ऑलरेडी तुम्हारे पास एक शानदार कलेक्शन ऑफ नोट्स है। तो जो काम मॉड्यूल में 1 घंटे में होता है, यहाँ 10 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम्हारा समय बचे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये बहुत ही अमेजिंग नोट्स हैं। नोट्स के अलावा मैंने तुम्हारे लिए जितने भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर के रेलेवेंट हैं सब्जेक्टिव, उनके लिए भी पूरे 15 ईयर के क्वेश्चंस इकट्ठे करके नोट्स बना दिए हैं। और ये जो नोट्स हैं, नोट्स के बाद जो क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ने के बाद आई विल एंश्योर कि तुम एक एक क्वेश्चन क्लास में करो। कुछ करवाऊंगी, कुछ होमवर्क दूंगी, दैट इज़ द वे। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए MCQs निकाले हैं। ये जो MCQs हैं, ये आजकल पता है इंस्टीट्यूट में ऐसे केस स्टडी बड़े बड़े MCQs आते हैं, तो ये पढ़ने की भी केस स्टडी बेस्ड MCQ की प्रैक्टिस हम करेंगे। ये MCQs कहीं पर भी अभी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कोई सेपरेट बुक भी MCQ की अभी इशू नहीं की है। तो मेरे पास कैसे आए? इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे साल पहले एक बुकलेट निकाली थी MCQs की, जब जस्ट स्टार्ट किया था उन्होंने MCQ पैटर्न मई 2018 में, फिर उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दी। तो वो बुक और इंस्टीट्यूट की ऐप है, उसमें से मैंने टाइप करवाए टीम से क्वेश्चंस, और ये तुम्हारे लिए MCQ हैं। तो बताओ तुम्हें क्या क्या करना होगा मेरे नोट्स के साथ साथ। मैं तुम्हारे लिए ये रेडीमेड मैंने समरीज भी खुद ही बना दी। माय गॉड, तुम सोचोगे मैम एक चैप्टर क्या कहर कर रही हो आप, एक चैप्टर में ऐसा होगा? आपने कहा 120 चैप्टर है इंटर में, पूरे 120 चैप्टर की तुम ऐसे समरी बनाओगे? यस, यू हर्ड इट राइट। इसलिए तुम्हें आसानी हो तो मैंने कुछ बना दिए हैं। तो हम पहले क्लास में नोट्स बनाएंगे। देखो भाई, अब सर का टाइम हो गया है, सर आ चुके हैं, तो मुझे उठना होगा, तो मैं तुम्हें बस फटाफट वाइंड अप करा दूँ। सबसे पहले हम क्लास में नोट्स बनाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें प्रिंटेड नोट्स दूंगी रीड करने के लिए, वो तुम रीड करोगे। फिर मैं तुम्हें समरी चार्ट्स दूंगी, ये समरीज तुम हर ट्यूसडे को रोटेशन रिवीजन में पढ़ोगे। उसके बाद हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50% हम क्लास में करेंगे, 50% तुम घर पे करोगे, ताकि खुद की भी आदत पड़े नए क्वेश्चंस पढ़ने की। उसके बाद हम सारे MCQs क्लास में करेंगे, और इतना करके हर ट्यूसडे को हम रोटेशन रिवीजन करेंगे। तो अगर आप इतना शानदार तरीके से करते हो, और उसके बाद तुम्हें पता है कि अपनी सबसे खास बात APT की क्या है, ये इतने जो बच्चे बेटा ट्रस्ट करते हैं ना, ये सारे बच्चे का ट्रस्ट का बहुत बड़ा रीज़न है कि जब ये आए थे ना तो बिल्कुल रॉ थे। मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा करवा के उनको एक लेवल तक लेके आया। कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है, कोई सेकंड में होता है, कोई थर्ड में भी होता है, बट तुम किसी भी एप्टियन से पूछो कि यहाँ के सारे टीचर्स, नॉट ओनली मी, उनका जो बिहेवियर है और जो व्यवहार है किसी ड्रॉपर के साथ, वो वैसा ही है जैसा किसी फ्रेशर के साथ है।
क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। तो ये जो सपोर्ट तुम्हें मिलता है ना, इतनी पढ़ाई की सपोर्ट और ये जो मेंटल एंड मॉरल सपोर्ट है, उससे ये बच्चे जो हैं एपीटी से जुड़े रहते हैं। जितने भी बच्चे एपीटी से फाउंडेशन करते हैं, से सपोजिंग 200 बच्चे पास हुए, तो 200 में से 3-4 किसी लोकेशन या किसी वजह से छोड़ के सारे के सारे इंटर एपीटी में रिपीट इसीलिए करते हैं, ये 15 साल की हिस्ट्री है। तो दैट इज़ द रीज़न, इस डीप पढ़ाई के कारण तुमने कल ही मेरा पोस्ट देखा होगा कि जो बच्चे फेल हो गए थे लास्ट अटेम्प्ट में, मैंने आज उनके लिए सेशन रखा है कि इंटर को आप 3 महीने में कैसे करो, फॉर द ड्रॉपर्स स्पेशली। तो दिस सपोर्ट इज समथिंग विच इज़ सो प्रेशियस एट एपीटी। तो इसलिए आपको पूरा आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। बेटा अभी भी मेरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज सर की क्लास थी, तो आई वुड लाइक कि मैं इतना ही विराम दूं। अब मेरी क्लास बाद में लगेगी सीधे एग्ज़ाम के बाद। दिस वाज जस्ट टू टेल यू हम कैसे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में तुम राहुल जैन सर से मिलोगे जो तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर हैं। उसके बाद तुम अंशुल सर से मिलोगे, मास सर से मिलोगे, धर्मेंद्र सर से तो बहुत लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से सारे टीचर से तुम एक एक करके मिलोगे एंड तुम्हें आने के पहले यू विल बी वेरी वेरी श्योर कि मुझको इन्हीं से पढ़ना है। ओके, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन बता रही हूँ। तुम सबको मैंने फाउंडेशन में सिखाया था कि हम लोग क्वेश्चन को प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन के स्टाइल में लिखेंगे। आज क्योंकि समय कम था तो मैं इसका सेशन नहीं ले पाई फॉर द न्यू चिल्ड्रन कि आंसर कैसे लिखना है। दिस ऑल्सो आई विल टेक अप कभी बीच में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये तुम्हारा आज का क्वेश्चन है। पूरी क्लास मुझको ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट, फटाफट टेक अ स्नैपशॉट। और जितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं वो सब मुझे ये लिख कर भेजेंगे। जगन्नाथ ऑयल्स क्वेश्चन, कुछ लोग गलत कर लेंगे, कुछ लोग सही कर लेंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर यू। मेरा नंबर तुम सभी के पास है, बट अगर कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ नोट माई नंबर 9745573939। दिल में बसा लो, अब तो आगे तक का ज़िंदगी का रिश्ता है। 9745573939। तो तुम आज सर की क्लास के बाद स्टार्ट करोगे विद दिस। ओके, अब जिनसे तुम पढ़ने वाले हो, तुम्हारे मनोज सर, उनके बारे में वैसे तो तुम बहुत कुछ जानते हो, बट कुछ तो बताना बनता है। बच्चे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सट्रीमली डिटेल्ड सब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट को सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, इट इज़ प्रेशियस। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को, जैसे मैंने तुम्हें एक पॉइंट के इतने एग्जाम्पल बनाए, वो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बना के इतने डिटेल में उसको ले जाते हैं कि यू विल स्टार्ट लविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यू आर वेरी लकी टू बी स्टडिंग फ्रॉम अ पर्सन। सर आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाने जाते हैं, सर पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिशियली पढ़ाने जाते हैं। अभी मेरे पास सर का वो जो वीडियो है वो आई एम अनेबल टू जस्ट शो इट, अभी मुझे सामने वो दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं तुम्हें उसका वो भेजूंगी लिंक, तब तुम देखना, सो यू कैन बी प्राउड ऑफ हिम कि हम किन से पढ़ने वाले हैं, एफएम। सही बात है। सो ये आज का होमवर्क है एंड यू हैव टू गिव इट, एंड आई विल बी मीटिंग यू परसों। एंड परसों है तो राहुल सर की क्लास, बट आई विल बी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग हिम टू यू एंड देन यू विल स्टडी विद हिम। ओके, हाय बच्चे, हाय ऑल, कैसे हैं सब लोग। और सबसे खुशी की बात कि अब आपकी आज से सीए इंटर की पढ़ाई चालू हो गई। यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर नाउ। और दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे जूम के ज़रिए बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बच्चे मेरे को जूम से देख रहे होते हैं, मैं उन्हें जूमर्स यानी झूमर्स बोलता हूँ। तो आई विल कॉल यू अगेन एंड अगेन विद द नेम झूमर्स। तो मेरे झूमर्स, आर यू रेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है शेयर्स, कैसे बढ़ते हैं लोग, अमीर कैसे बनते हैं, कैसे शेयर की प्राइस बढ़ती है, गिरती है, कौन सी कंपनी आगे बढ़ती है। आज जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में कंपनी है जिसके शेयर एकदम कुछ समय पहले रॉकेट हो गए थे। तो जब आप फाइनेंस के बारे में पढ़ना है तो शुरुआत उसी से करते हैं, स्टॉक मार्केट से। यूएसए की कंपनी है
और कंपनी का नाम है एनवीडिया। सुना है नहीं सुना है? बोलो जुमर्स, ओ जुमर्स, एनवीडिया नाम सुना है? क्या बनाती है कंपनी बताओ? जीपीयू बनाती है। बहुत सही, बहुत सही, आपको पता है। तो ये कंपनी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है और इसने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, चिपसेट बनाती है। बहुत अच्छा बोला आपने। इसके शेयर्स की प्राइस एकदम शूट हो गई थी, पर क्यों? अच्छा प्रोडक्ट तो कोई भी कंपनी बनाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मुझसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। तो आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका स्टडी मटेरियल है वो तो मैं कवर कराता ही हूँ, लेकिन स्टडी मटेरियल के अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि हम स्टडी मटेरियल में कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, इसको बात को समझो। यदि हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में हमें वो लोग तीन चीज़ें देते हैं। एक देते हैं उसके अंदर इलस्ट्रेशन, जैसे कि आपने देखा भी होगा। इलस्ट्रेशंस के अलावा कुछ वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देते हैं जो पीछे होती हैं, और एमसीक्यू देते हैं। बट दैट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, और वो पूरा प्रॉपर कवर नहीं हो पाता। मान के चलिए कि 10 इलस्ट्रेशन होंगे, 10 पीपीस होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे, बट इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफएम में बच्चों, मेरे जूमर्स, जो आपको पढ़ना है वो एकदम प्रैक्टिकल है। आप बाकी सारे सब्जेक्ट जो पढ़ोगे वो एक तरह से क्लासरूम में भी पढ़ोगे, लेकिन जब सीए बनोगे तब आप वहाँ पे कुछ और तरीके से और डेप्थ कर रहे होगे। बट आपके इंस्टीट्यूट ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर बनाया है वो प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल। मतलब जो आप आज यहाँ पे पढ़ोगे वही आपको जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो किसी क्लाइंट के साथ वही करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि ये चैप्टर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, जिसमें इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज विल ऑल बी देयर, और ये प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। इसका एक रिवीजन राउंड भी हम कर लेंगे और उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ना, मेरी एक आदत है कि मैं उसको आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो आप कुछ इलस्ट्रेशंस और पीपीज करते हैं, उसके अलावा मैं ना आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ इन ईच चैप्टर। और वो एग्जाम्पल कितने होते हैं? आपके वो सब कुछ तो मिला के होते हैं लेटर से 30, मेरे एग्जाम्पल होते हैं 100। और वो एग्जाम्पल सिंपल से लेके एक्सट्रीम तक जाते हैं। मतलब यदि इसको इमेजिन करवाऊँ मैं, तो ये आपका एग्ज़ाम लेवल है। एक पॉइंट है, दिस इज़ योर एग्ज़ाम लेवल। तो मेरा एग्जाम्पल जो है पहला, वो चालू होगा यहाँ से, एंड देन मेरे एग्जाम्पल के लेवल बढ़ेंगे, लाइक सम 100 एग्जाम्पल्स में कराता हूँ। और मेरा जो लास्ट एग्जाम्पल होगा वो आपके एग्ज़ाम के लेवल से भी ऊपर होगा। और उसके अलावा मेरी एक आदत है कि हमेशा मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, एक भी सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो कोई इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई एमसीक्यू हो, और चाहे वो मेरा एग्जाम्पल हो, मैं सबके आगे आपको 3 लेटर्स लिखवाता हूँ। ये सब बातें आप मेरे साथ लिखते हुए चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? ये आपको लिखना भी है भाई साहब। ओ झूमर्स, मेरे प्यारे झूमर्स, जो मुझे झूम पे देख रहे हैं, हम बेसिकली मुंबई में इसको ज को झ बोला जाता है, झ। जैसे हम कहते हैं जेरोक्स, तो मुंबईया कहता है झेरोक्स। तो याद हमें वहाँ से पड़ गई, क्योंकि हम अक्सर वहाँ पे कंसल्टेंसी लेने जाते रहते हैं, और एक 7-8 साल अपने लाइफ का वहीं बिताया है कंसल्टेंसी में, बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनके आईपीओज भी आए हैं। तो मैं हर क्वेश्चन या हर एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि वो ए कैटेगरी है, वे बी कैटेगरी है, कि सी कैटेगरी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना झूमर्स। आपका एग्जाम समय पे आप सारे एग्जाम्पल तो दोबारा नहीं देख सकते, सारे क्वेश्चन तो दोबारा नहीं देख सकते, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बाद में कैसे देखोगे यार? इसके लिए एक सिंपल है कि जिस एग्जाम्पल को मैं बोल दूं ये सी है, इसका मतलब बस वो प्रैक्टिस के लिए था, अब वो आगे कभी नहीं आएगा। देयर विल बी नो चांस कि वो आगे आ पाए, इसलिए मैं उसको सी कैटेगराइज करवा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट होता है बी टाइप। यदि मैं कह रहा हूँ ये कोई भी क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन के आगे आपको ABC लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा। बाई चांस मैं भूल जाता हूँ तो आपको मुझे याद दिलाना है कि सर क्वेश्चन तो करा दिया, बट ये ए था, बी था या सी था। समझ रहे हो ओ झूमर्स? समझ रहे हो तो मुझे चैट में लिख के दो। ओ बच्चों,
मेरी बात समझ में आ रही है तो राइट मी इन चैट। यस, वेरी गुड। तो यदि मैंने कह दिया कि ये एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कैट सी था, तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि बस वो आपने क्लास में करा, उसको करने से आपकी प्रैक्टिस हुई, बस दैट्स ऑल। अब आगे जीवन में आप कभी उस क्वेश्चन को मुड़ के मत देखिएगा। और मैं जितने क्वेश्चन को सी कैटेगराइज करवाऊंगा वो लगभग होंगे 70% संख्या में। इसके बाद यदि मैंने कह दिया ये कैटेगरी बी है, तो आप बात को समझो। अब आपका समय कितना बचवाऊंगा मैं कि कैटेगरी बी में लगभग मेरे 20% एग्जाम्पल्स या आपके इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल्स और एमसीक्यूज आएंगे। अब यदि मैंने कह दिया कैट बी, तो कैट बी का मतलब है कि आपको एग्जाम के पहले इसको प्रॉपरली रीड करके जाना है। दैट्स इट। होगा प्रैक्टिकल, कैलकुलेशंस, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ उसको रीड करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना है इसका, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करके देखने की जरूरत नहीं है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो? अब यदि मैं किसी को कह दूं कि भाई साहब ये ए है, जो शायद मैं 100 में से अप्रोक्सीमेटली 10% एग्जाम्पल को ही बोलूंगा, उसका मतलब ये है कि यू हैव टू सॉल्व इट बिफोर एग्जाम। आप उसको सॉल्व करके देखें, क्योंकि वो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा तरीका आप समझ पा रहे हो झूमर्स? ओ मेरे झूमर्स, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? वो जो तुम घर में बैठ के अकेले झूम रहे हो, तो अकेले नहीं झूमना, जवाब भी देना है। यस, ऐसे, दैट्स इट। तो आपको ये बात समझ में आ पा रही है? तो आप क्या समझ पा रहे हो कि हम एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करते हैं? अब ना बच्चे, मैं तुमको एक बात बताता हूं। एक तुम्हारा डर है, डर, एक तुम्हारा डर मैं देखा है, सालों से देख रहा हूं। जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक खौफ है, और उस एक खौफ का नाम भी है। क्या तुम बता सकते हो कि सारे सीए स्टूडेंट्स अक्सर जो सीए कर रहे होते हैं, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक उनका एक खौफ और एक डर होता है, और उसका एक नाम भी होता है? क्या आप लोग नाम बता सकते हो? बताओ, देखता हूँ जरा तुम्हारी इमेजिनेशन कहाँ जाती है। नहीं, खौफ फेलियर नहीं होता, फेलियर नहीं होता। हाँ, एक खौफ है। नहीं, एफएम भी खौफ नहीं है, कुछ और है। नॉट ऑडिट भाई साहब, एक खौफ है जिससे तुम लोग भागते हो, और उसका नाम पता है क्या है? तुम्हारे खौफ का नाम है, हाँ, एक चीज है जिससे तुम्हें डर ही लगता है, भागने की कोशिश करते रहते हो पूरे टाइम, और उसका नाम है भाई साहब मैथ्स। ये ना आपके दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि आपको लगता है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अब लेकिन एफएम इज फुल ऑफ मैथ्स। एफएम मैथ्स का ही नाम है, बस उसमें कैलकुलस नहीं आता, लेकिन एक अरिथमेटिकल मैथ्स तो उसके अंदर है ही है। उसमें फॉर्मूलाज हैं। मैथ्स कैसे आता है? बिकॉज अलग अलग एनालिसिस को करने के लिए एक अलग अलग फॉर्मूला आता है। लेकिन आपने, क्योंकि मैथ्स आपका खौफ इसलिए है और प्यार इसलिए नहीं है। यदि आप मेरे से मैथ्स पढ़े होते, हैड आई बीन योर मैथ्स टीचर सिंस योर स्कूल टाइम, और मे बी इन एनी एट एनी लेवल, तब आप नेचुरली मैथ्स से प्यार करते, फिर आप खौफ नहीं करते। तो मैं आपको मैथ्स से प्यार करना सिखाता हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल को मैं देखिए, आपको शायद मेरे बारे में अभी ज़्यादा किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं कॉमर्स स्टूडेंट ज़रूर रहा, मैंने सीए ज़रूर करा, लेकिन मैंने अपने लाइफ के करीबन 30 साल मैंने बहुत स्टडी करी है। अपना जीके मैंने बहुत बढ़ाया है, क्योंकि मेरे बचपन से मानना था कि जिसका मैथ्स अच्छा हो, जिसका जीके अच्छा होगा, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो सीए ही करे, वही आगे तरक्की कर पाएगा, क्लाइंट्स उसी से इम्प्रेस होंगे, एनालिसिस उसी का अच्छा होगा। इसलिए मैंने उसको बहुत स्ट्रांग रखा। और ना सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ता रहा, बल्कि मैं फिज़िक्स भी पढ़ता रहा, मैं केमिस्ट्री पढ़ता रहा, मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ता रहा, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता रहा, मैं केमिस्ट्री पढ़ता रहा, मैं केमिस्ट्री में माइक्रो केमिस्ट्री पढ़ता रहा। मैंने क्वांटम फिज़िक्स को बहुत पढ़ा है, जिससे खुद इंजीनियर्स तक घबराते हैं, और उस क्वांटम फिज़िक्स को भी मैंने मास्टर करा। एटम के लेवल की स्टडी को हम क्वांटम कहते हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो इंटरेस्टिंग है।
आसान है और उससे हमें प्यार करना चाहिए जिससे हम खौफ खाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक मैथ को पढ़ाने के लिए भाषा निकाली LCM। आपने इससे कभी पहले ये LCM वर्ड पढ़ा तो हो गई, बट मेरा LCM का मतलब वो नहीं है जो मैथ का LCM है। मेरे LCM का मतलब है L मतलब लिखेंगे सब लोग, ओ झूमर्स, समझ में आ रही है बात। और दूसरा, हम भोपाल से हैं भाई साहब, और भोपाल से हैं तो हम भोपाली हैं, और भोपाली हैं तो वो क्या कहता है, भोपाली की भाषा कैसे होती है, अमा खां, आ रही है नहीं आ रही है, चल रही है नहीं चल रही है, हो रही है नहीं हो रही है, खा रही है नहीं खा रही है। तो हम हर चीज़ के आगे रिया लगा देते हैं। आप में से कोई है यहाँ पे बैठा हुआ जिसका नाम है रिया? तो भाई साहब हम आप ही को बार बार बोलते हैं, आ रही है, जा रही है, खा रही है, समझ रही है, हो रही है नहीं हो रही है। तो बताओ भाई साहब, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओ झूमर्स, अरे ओ झूमर्स, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भैया, आ रही है? आ रहा है नहीं? अरे ना 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 ना, समझे ही नहीं बात को। आ रहा है बोल रहे इसका मतलब आया नहीं है, आ रिया है क्या? तो बोलो हाँ सर मुझे आ रही है, तब मैं समझूंगा कि अच्छा आ रही है तुम्हें। झूमर्स, हाँ अब झूमर्स को आ रही है, ठीक है। तो भैया अब जो इसमें समझ में आ रही है उसका मतलब समझो कि जो L है वो स्टैंड करता है फॉर लॉजिक। मतलब मैं जो भी आपको इस फाइनेंस में मैथ पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, मैं उसका डीप लॉजिक बताऊंगा, आपको बात लॉजिकली क्लियर हो जाएगी, और यही सफिशिएंट है। मतलब आप बात को सिर्फ लॉजिक से ही क्लियर कर लो। नॉर्मली तो लोग ये मानते हैं कि भैया लॉजिक क्लियर होगा मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। तो C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट। जब मैं किसी बात को लॉजिकली क्लियर करा देता हूँ, फिर मैं उससे कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर कराता हूँ। सेम बात को, सेम फॉर्मूले को, सेम कॉन्सेप्ट को, सेम चीज को मैं लॉजिक से भी क्लियर कराता हूँ। आपको लगता है हाँ लॉजिक मतलब क्या होता है, लॉजिक मतलब क्या होता है, बोलोगे तो हाँ ओके ओके हाँ हाँ हाँ। तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं इसका मतलब हमें वो बात लॉजिकली समझ में आ रही है। कॉन्सेप्चुअली मतलब हमें क्लैरिटी होती है, एकदम क्लैरिटी। किसी को समझाना हो तो तुम्हें लगेगा ला मैं समझा देता हूँ, आई हैव अ क्लैरिटी। इस सब के अलावा उस फॉर्मूले में भाई साहब मैथ तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज वो मैथमेटिकली तो सॉल्व होगा ही होगा। तो आपको वो मैथ से भी क्लियर होगा। एंड बिलीव मी, आई एम रिपीटिंग दैट यू विल स्टार्ट लर्निंग एंड लविंग मैथ्स विथ मी। आपको मैं कॉन्सेप्ट, आपका नजरिया चेंज कर डालूंगा। जो आज तक आपका खौफ था वो आपका प्यार बन के रहेगा। आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सालों बिताए मैंने, सालों की मेरी तपस्या है। आई एम नॉट बोस्टिंग, बट वेरी फ्यू इन दिस कंट्री कैन मैच माई लेवल, जिस लेवल से मैं सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हूँ। तपस्या करी है मैंने सब्जेक्ट में, इतनी नॉलेज हासिल करी है कि बहुत चुनिंदा चुनिंदा लोग होंगे शायद इस इंडिया में जो मेरे उस कॉन्सेप्ट का मुकाबला कर पाएंगे। आज की डेट में अगेन आई स्टार्टेड माई कंसल्टेंसी इन मुंबई सिंस लास्ट 6 मंथ। मैं बहुत सारी कंपनियों का IPO लाने में इन्वॉल्व हूँ, IPO भी उनका ला रहा हूँ, और बड़े बड़े लोग मुझसे टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट, हाँ ये तो बताना भूल ही गया भाई साहब, इस दौरान में जब मैं ये सब कुछ कर रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, भाई साहब टेक्नोलॉजी, आई एम अ टेक पर्सन ऑल टुगेदर। और वही टेक्नोलॉजी में जब मुंबई में लेके जा रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मेरा मैथ्स का ज्ञान है, पीपल आर फैन फॉर इट। मेरे क्लाइंटेल की भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, जस्ट बिकॉज कि एक कॉम्बिनेशन नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली CAs अपने काम में तो अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे नहीं होते। तो वो भी, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको अपनी जनरल नॉलेज अच्छी करनी है, हर चीज़ में फाइनल परफेक्ट होना है। तो बताइए आप किसी भी चीज़ को कैसे क्लियर करोगे? क्या समझ में आया? आ रही है नहीं आ रही है? ओ झूमर्स बताओ। नहीं नहीं, सैल्यूट वाली बात नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो आप किसी चीज को ठीक समझोगे, LCM, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, मैथ्स। उस सब के अलावा भाई साहब मैं अपनी एक और खासियत बताता हूँ, जो कि मैंने एक चीज़ से नफरत करी है। नफरत, बचपन से मुझे नफरत थी एक चीज़ से, आज भी है, और इसीलिए उस नफरत को मैं बरकरार रखता हूँ। और मैं
वेरी फ्यू हर व्यक्ति चाहेगा आपसे मेहनत करवाना, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मेहनत मैं करूँगा, आप तो बैठ के आराम से ऐसे समझो। हाँ, जैसे अपन गज़ल एंजॉय करते हैं ना, हा, अरे वाह 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 वाह, आप तो बस पीछे सीट पे बैठ के ऐसे एंजॉय करो, मेहनत मैं करूँगा, आपके लिए गाऊंगा, मैं सितार मैं बजाऊंगा, तबला मैं बजाऊंगा, आप तो एंजॉय करो बस मेरे साथ। इसलिए एक चीज़ मैं आपके संग कभी नहीं करूँगा जिससे मैंने भी नफरत करी है, तो मैं आपके साथ भी नहीं होने दूंगा। और मेरी उस नफरत का नाम है ये है मेरी नफरत का नाम। आई हेट दिस। बोलो ये क्या है, बोलो क्या है इसका फुल फॉर्म? होमवर्क। आई हेट दिस। इसलिए मैं आपको कुछ भी करूँगा, बहुत रेयर होगा कि शायद मेरी पूरी क्लास और पूरे सेशन में मैं कभी 4 या 5 दिन बस आपको कुछ छोटू सा इत्तू सा होमवर्क दे दूंगा। हाँ, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या होगा, मेरा होमवर्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है यदि मैंने दिया तो। और वो होगा कि मैं आपको कोई वेब सीरीज वॉच करने के लिए बोलूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ओ जुमर्स, जल्दी बोलो, आ रही है नहीं आ रही है? अरे ओ जुमर्स, बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो मैं आपको कोई वेब सीरीज वॉच करने के लिए कहूँगा जिसमें मुझे लगता है कि फाइनेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें बिजनेस के बारे में बताया गया है, जिसमें सक्सेस के बारे में बताया गया है। ऐसी वेब सीरीज ज़रूर मेरा आपको होमवर्क होगा। जैसे हमें एफएम और स्टॉक मार्केट समझना हो तो एक बहुत अच्छी सीरीज आई हुई है जिसका नाम है स्कैम 92। देखिए, किसी किसी ने बोलो, आप में से किसी ने देखी है जूमर्स? ओ जूमर्स, तो ये नहीं देखी तो भाई साहब ये मेरा होमवर्क है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब मैं होमवर्क देता हूँ तो आई नीड होमवर्क टू बी डन सीरियसली। आप ये मत करना, आप तो घर जाना और स्कैम 92 चलाना और उसको बहुत ध्यान से और बहुत सीरियसली देखना। घर वाले कहेंगे अरे भैया ये क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई करो। बोलो भाई साहब यही होमवर्क है हमारा, यही होमवर्क है और सीरियसली करने दो। तो कोई इस होमवर्क को मजाक में नहीं लेगा। यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जाके स्कैम 92 देखना है तो उसमें क्या है, 2 पार्ट है। एक पार्ट तो वहाँ है जहाँ तक हर्षद मेहता का ज्ञान दिखाई देता है, और एक पार्ट है वहाँ पे फालतू लीगल मैटर्स आ जाते हैं। वो आपको नहीं देखना अभी, वो बिल्कुल ही आपके काम का नहीं है। आपको एफएम देखना है जहाँ फाइनेंस है, जहाँ हर्षद मेहता अपने दिमाग से स्टॉक मार्केट आपको समझ में आएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छी सीरीज है। तो भाई साहब मैक्सिमम यदि मेरा होमवर्क होगा तो बस वो यही होगा। अबे 2003 नहीं देखना रे पगले कितने खतरनाक लोग हो। मैंने कब कहा 2003 देखो? वो नहीं देखना, वो तो फ्रॉड वाला है सीरीज, वो नहीं। जहाँ तुमको स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट एफएम समझ में आएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, तुम्हारी निगाह में या जितना तुम्हारी ज्ञान है, बोलो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बोलो, किसके पास इंडिविजुअली सबसे ज्यादा वेल्थ है? नहीं, बिल गेट्स तो पिछड़ चुका बेटा, बहुत समय हो गया बिल गेट को पिछड़े हुए। इट्स इलॉन मस्क। इट्स इलॉन मस्क। बोलिए ये किस कंपनी का मालिक है? ये किस कंपनी का मालिक है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? चलो, एक कंपनी का नाम तो पता है तुम्हें, टेस्ला। और किसी कंपनी का नाम पता है क्या टेस्ला के अलावा? स्पेस एक्स। बहुत बढ़िया। तो कंपनी तो उसकी बहुत सारी हैं, इवन पेपाल में का भी ये ओनर है। लेकिन हाँ, ये 2 कंपनी तुमको पता है, अच्छा लगा। और हाँ, बहुत अच्छा कि इसने अभी रिसेंटली ट्विटर को खरीद लिया है, और ट्विटर को खरीद के उसने क्या बना दिया है, एक्स। इवन आपने कंपनी का नाम सुना होगा जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है, स्टारलिंक। तो ये भी आपने सुना होगा। बट इसने इसको अमीर नहीं बनाया, ये इन सब से अमीर नहीं बना। इसके पास एक ऐसा एसेट है जो और भी बहुत सारे लोगों के पास है, इवन बिल गेट्स के पास भी वो सेम एसेट है। एक एसेट है, इसने इन सबको अमीर बनाया, और इन सबका एसेट वो सेम है, सेम। वॉरेन बफे के पास भी वही एसेट है, वही एसेट बिल गेट्स के पास है ना। दिमाग, नॉट दिमाग, उस एसेट का नाम है, द करेक्ट नाम ऑफ द एसेट इज इक्विटी शेयर। नहीं भैया, बिटकॉइन भी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। इक्विटी शेयर्स।
इनके पास अपनी खुद की कंपनी के करोड़ों शेयर्स हैं, करोड़ों, और उन शेयर की वैल्यू ऊपर बढ़ती है, एकदम शूट करती है, और ये उसके कारण वर्थ इनकी बहुत बढ़ जाती है, और ये इतने बड़े बन जाते हैं कि इनकी वेल्थ $250 बिलियन से भी ऊपर चली जाती है। $250 बिलियन। मैं आपको $1 बिलियन का मतलब समझाता हूँ। मतलब इसको मेरे साथ लिखना है, झूमर्स, ओ झूमर्स, कोई सो तो नहीं रहा, नींद तो नहीं आ रही? ओ झूमर्स, लिख के बताओ। यू आर अवेक एंड किकिंग, यस, दैट्स इट। तो झूमर्स, मजा आ रही है नहीं आ रही है? अरे ओ झूमर्स, तो चिंता मत करो, चाय की चुस्कियां लेते हुए हर क्लास में गजल मैं गाऊंगा, आपको तो हा, और इरशाद करना है, इरशाद बस, और होमवर्क नहीं मिलेगा, डोंट वरी, फुल पैसा वसूल। और आप खुद शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट समझ लोगे, प्रैक्टिकल वो अलग। बताओ, $1 बिलियन को रुपए में कितना लिखेंगे? तो यदि मैं मान लूं अभी लेट्स से वो 83, नहीं अभी 83 हो गया, $83, तो 8,300 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि डॉलर का रेट बदलता रहता है। तब भी मोटा मोटा, हाँ ट्रेडिंग करेंगे ना, ट्रेडिंग करवाऊंगा, क्या दिक्कत है? आप सबका डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और खरीदेंगे शेयर, कोई दिक्कत नहीं। ₹1,000 आपके अकाउंट में जमा होने चाहिए, ₹1,000 से आपको ट्रेडिंग करना सिखा दूंगा। 500 है तो 500 से सिखा दूंगा, 250 है तो 250 से सिखा दूंगा, 50 है ₹50 से सिखा दूंगा, टेंशन नहीं, डोंट वरी। नाउ भाई साहब, मुंबई में करता क्या हूं मैं? मुंबई में मेरे क्लाइंट्स हैं और वो मुझसे स्टॉक मार्केट समझते हैं, बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ, रिसर्च के साथ मुझसे सीखते हैं। भाई साहब, कंसल्टेंट हूँ, क्लाइंट है मेरे, कभी बोलोगे तो दिखाऊंगा आपको कौन कौन। मजाक मस्ती नहीं चलती। टीचर तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि आपकी रचना मैम चाहती है भाई साहब कि मेरे बच्चों को भी पढ़ाओ, ऐसा तो ना हो खुद ही समझते रहोगे, बच्चे भी तो सीखेंगे मेरे। तो क्योंकि मैम चाहती हैं इसलिए आपको पढ़ाना तो पड़ेगा भैया। तो 8,300 करोड़ से बनता है 1 बिलियन। और सोचो इस व्यक्ति के पास ऐसे कितने हैं, 250। तो जरा मल्टीप्लाई करो 250 को 8,300 से, कोई व्यक्ति के पास होगा ना कैलकुलेटर, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ इसे 250 से, कितने रुपए हो जाते हैं टोटल, या मैं कर दूं? लो, तो ये हो जाते हैं मात्र 20,75,000 करोड़ रुपए, 20,75,000 करोड़ रुपए। पर कभी कभी ना हम इसे समझ नहीं पाते, हमें सुनता है लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, हाँ होगा, कुछ होगा। लेकिन अपन एक काम करते हैं, इसका 1% निकालते हैं झूमर्स। अपने को बात पता है कब समझ में आएगी? जब हम सब लोग इसका 1%, मैथ्स तो शुरू करना ही है मेरे साथ, और प्यार भी करना है मैथ्स को। चलो सब लोग निकालो, 20,75,000 का 1%, मतलब इसमें से 2 जीरो हटाने हैं, तो कितना बच गया? 20,750 करोड़। पर मजा नहीं आया, ये तो अभी भी जाता है, अभी भी हमारी समझ से, बुद्धि से ज्यादा है भाई साहब, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, अपनी बुद्धि से तो ये अभी भी बड़ा है। तो क्यों ना मैं इसका भी 1% निकाल लूं, मतलब 1% का 1%, बोलो कितना है? अब फिर से 2 जीरो हटा दो, तो ये बन गया 207.5 करोड़, 207 करोड़। बोलो झूमर्स, क्या आपके पास कभी जीवन में इतने होंगे तो चलेगा क्या? बोलो झूमर्स, आपके पास इतने पैसे होंगे वो चलेगा? कम तो नहीं पड़ेंगे? मतलब जो इलॉन मस्क के पास हैं उसके 1% का 1%। और आपको मेरी पहली ही क्लास से समझना है कि भाई साहब क्यों ये इक्विटी शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, क्यों किसी एक जगह घूमती रहती है, कैसे होता है ये? एक शेयर है जो मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग को बताया भी कि भैया अच्छा शेयर लेना चाहिए।
आपको ऐसे मालूम हो तो मैं आपका जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सेबी हैं, ये अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम रखते हैं, जो आपके सीए फाइनल के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन एग्ज़ाम्स को भी मैंने पास करा है अपनी 2-2 3-3 दिन की पढ़ाई में, जाके मैं सीए फाइनल के लेवल के एग्ज़ाम को मात्र 2 दिन की अपनी रात की पढ़ाई में जाके पास कर पाया हूँ। ऐसे अभी तक 2 एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, टारगेट है ऐसे 16 एग्ज़ाम पास करने का। नाउ जिसने मुझे एलिजिबल बनाया कि अब मैं एलिजिबिलिटी के साथ, मतलब सीए तो मैं हूँ, पर सीए मुझे स्टॉक मार्केट का एडवाइस देने के लिए एलिजिबल नहीं बनाता। उसके लिए आपको सेबी के एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, और वो एग्ज़ाम्स पास करने के, वो इंडिया में मात्र 6000 लोग हैं। देयर आर ओनली 6000 इन इंडिया एंड आई एम वन ऑफ देम। तो उसमें जैसे मान लीजिए एक शेयर है, मालूम है उसका नाम क्या है? पीवीआर। आपके इंटरेस्ट के बता रहा हूँ, बोलो, ये कभी नाम सुना है आपने पीवीआर? ओ झूमर्स, क्या करता है पीवीआर? हाँ, देखा तो सबने बेटा पीवीआर। तो पीवीआर के पास क्या है? पीवीआर के पास पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। कितनी स्क्रीन्स हैं? पूरी इंडिया की स्क्रीन्स का 40% पीवीआर के पास है। समझना बात को, प्रैक्टिकल आज से शुरू कर रहा हूँ। अब जिसके पास सिनेमा का 40% स्क्रीन हो, सोचिए उस कंपनी का शेयर क्या सिर्फ बढ़ेगा? नहीं, वो शेयर कभी इतने पीक पे था, आपने ऐसे 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 पीक पे था, फिर वो शेयर ऐसे 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 नीचे आया। जब वो नीचे आया तब मैंने बहुतों को बोला कि भाई साहब पकड़ लो इस शेयर को, ये शेयर पकड़ लो, अब ये शेयर कभी पकड़ा ही नहीं आएगा। और आज ये शेयर की प्राइस यूं 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 जा रही है। तो जब मैंने लोगों को बोला था, मालूम है वो शेयर कितने का चल रहा था? 1245 का। खुद मेरे खानदान के लोगों ने, मैंने तो उसमें कमाया ही कमाया, मेरे खानदान के और मेरे आस पड़ोस के पहचान के लोगों ने भी, सब ने उस शेयर को ख़रीदा मेरे कहने पर। और आज उस शेयर का भाव है 1700 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि रोज़ घटता करता है। तो इतना मुनाफा उन्होंने उसमें कमाया। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट की समझ हमें कमा के देती है, हमें शेयर मार्केट की बात पता चलती है। पीवीआर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ का है। और आप देख लेना, अभी एक मूवी आने वाली है जो हिला देगी पूरे इंडियन सिनेमा को, सबसे तगड़े रेवेन्यूज लाएगी, सबसे तगड़ा धमाल मचाने वाली है। बताओ कौन सी मूवी है? बोलो रे झूमर्स, मैंने कहा ना मेरे इसमें सिर्फ एंजॉय करना है आपको, फाइनेंस में यूं ही सिखा दूंगा आपको। बताओ झूमर्स, कौन सी मूवी आने वाली है? तुम्बाड़ नहीं बेटा, तुम्बाड़ तो अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए। अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों की मूवी हिलाती नहीं है सिनेमा को। भूल भुलैया नहीं, हाँ ठीक है, भूल भुलैया थोड़ा बहुत कुछ कर लेगी, नॉट भूल भुलैया। बताओ एक हिलाने वाली मूवी भाई साहब। अरे नहीं रे, सिंघम ही नहीं। आजकल बॉलीवुड थोड़ी ना कुछ करता है। बताओ आजकल फेमस कौन है, बॉलीवुड है या टॉलीवुड है? यस, यू गॉट इट राइट नाउ भाई साहब। जो जिसका इंतजार पीवीआर के शेयर्स कर रहे हैं, इसका इंतजार लोग नहीं कर रहे हैं। इसका नहीं, केजीएफ आएगी, केजीएफ 2, केजीएफ तो 3 आएगी ना रे, 2 कहाँ से आएगी? फिर से रिलीज करवाया क्या? केजीएफ आना है, 3 आना है, आएगी, और वो भी सिनेमा हॉल्स को हिलाएगी। लेकिन जो मूवी, और कब आने वाली है भाई साहब, कब आने वाली है मुझे बताओ। मुझे इतना इंतजार क्यों है? क्या मुझे पुष्पा 2 देखनी है? वो तो मैं देखूंगा ही, पर 5 दिसंबर को आएगी, और ये सब मेरा इंतजार क्यों है? वाई आई एम वेटिंग फॉर दिस? बताओ, वाई आई एम वेटिंग फॉर पुष्पा 2? हाँ, मुझे वो ऐसा श्रीवल्ली श्रीवल्ली नहीं करना, डोंट वरी। यस, तब तक वो शेयर देखना आप। अभी तो वो थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, हल्का छोटा मोटा रिट्रेसमेंट कर रहा है ये शेयर। रिट्रेसमेंट मतलब हल्का सा, थक जाता है ना कोई भी इंसान, भगते 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 चढ़ते 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 चढ़ते, तभी वो थक रहा है। अब थक के जब वो भागेगा पुष्पा 2 के साथ, तो इधर पुष्पा और इधर पीवीआर, आप देखिएगा। तो ये सारी स्टडी झूमर्स, ये सारी स्टडी आपको करनी है मेरे साथ। आपको समझना है कि क्यों शेयर की प्राइस बढ़ती है, क्यों, व्हाट्स द लॉजिक, वो रोज क्यों हलती है, क्या दिक्कत है, रोज उसमें ऐसा क्या हो रहा होता है कि इसमें कभी उसकी प्राइस बढ़ रही है, कभी गिर रही है? क्या सिर्फ डिमांड सप्लाई से चेंज करते हैं, या कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं? ये सारे ही तो आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में कोई थ्योरी तो ना रहे, सब प्रैक्टिकल है। और वो सब कुछ आप मेरे साथ सीखोगे, एवरीथिंग।
अमीर आपको कैसे लोगों को या तो खुद बनो या बनाओ, दोनों में से कोई एक। बनाओगे तो कंसल्टेंसी फीस मिलेगी, बनोगे तो रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क लेके बनता है आदमी, ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ी और बन गया। तो रिस्क है तो इश्क है। भाई साहब, ये सबसे पहला एपिसोड है। दिस इज द एपिसोड नंबर 1 ऑफ स्कैम 92। उसका नाम ही है कि रिस्क है तो इश्क है। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप देखो फिर फाइनेंस और रिस्क और इश्क कैसे कंबाइन होता है। तब तो अपन पढ़ेंगे और तब तो अपने को मजा आएगा। तो बोलो मेरे झूमर्स, तैयार हो मेरे साथ गजल का लुत्फ उठाने के लिए, इरशाद करने के लिए? आपको मेहनत नहीं करनी, उसके लिए मैं हूं। आप तो एंजॉय करो मेरे साथ, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको ना सिर्फ 30 सालों का एक्सपीरियंस है, मुंबई और जैसे कितने शहरों में आईपीओ के लिए, और इवन क्या बोलूं यार, मैं मेरे ही 2 स्टूडेंट अभी पता नहीं स्टॉक मार्केट की दुनिया में कितने आगे पहुंच गए हैं। एक मेरा स्टूडेंट एक्सिस बैंक का फंड मैनेजर है और उसके डिस्पोजल पे 40,000 करोड़ रुपए हैं। मतलब 40,000 करोड़ वो फंड मैनेजर है। 40,000 करोड़ का फंड वही लगाता है। ये मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट। और अभी अभी मेरा ही एक स्टूडेंट ने, आपने सेलो का नाम सुना है कभी? सेलो, इसका 6,000 करोड़ का पब्लिक इशू आया है, 6,000 करोड़ का। सेलो कंपनी का नाम सुना है, नहीं सुना है? सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या सुना है सेलो कंपनी का? बोलो। पेन तो बनाती है, कैसरोल, प्लास्टिक के आइटम, चेयर्स, 20,000 आइटम बनाती है। तो ये 6,000 करोड़ का पब्लिक इशू है। ये अभी मेरे एक रीसेंट स्टूडेंट ने लाया है और उसी ने इसके लिए सब कुछ ड्यू डिलिजेंस एंड एवरीथिंग करा, और उसका नाम है पलाश माहेश्वरी। पलाश माहेश्वरी, जो मेरा यहाँ पे बैठ के मेरे सामने फाइनेंस और एफएम समझता था। तो भाई साहब, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, क्योंकि रचना मैम ये चाहती हैं कि मेरे बच्चों को भी पढ़ाओ। तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ना सिर्फ ABC से पढ़ाऊँगा, आपको मैथ से प्यार कराऊँगा, आपको स्टॉक मार्केट सिखाऊँगा, आपको शेयर कैसे बढ़ता है घटता है बताऊँगा, आपको $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर सिखाऊँगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। होमवर्क नहीं दूंगा तो वेब सीरीज़ दूंगा। LCM सिखाऊंगा, आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट मैथ सिखाऊंगा, मैथ से प्यार कराऊंगा। एवरीथिंग विल बी हेयर विथ यू, विथ मी। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। बाय मेरे बच्चों, बाय झूमर्स। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, थैंक यू सो मच बच्चे। तो तैयार हो जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए और मेरे प्यारे प्यारे होमवर्क्स के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।